सभी को मेरा नमस्कार। जो आज हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर हमारा तीसरा, जिसका शीर्षक है बस की यात्रा। ये व्यंग्य विधा में लिखी गई है, जिनके लेखक है हमारे हरिशंकर परसाई जी। तो इस जो व्यंग्य विधा में लिखी गई है, तो इसमें एक व्यंग्य का मतलब होता है किसी को अगर हम बात बोलनी हो तो सीधा ना बोल के हम ऐसे बोले कि उसको सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे और बात भी बोल दी जाए। तो यहाँ पे बस की यात्रा के बारे में लेखक जब एक बार क्या बस की यात्रा करते हैं, तो उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में बताया कि किस प्रकार से उनको इस यात्रा में परेशानियाँ आती हैं। जब वो पन्ना जा रहे थे तो एक बहुत ही पुरानी बस आती है, तो बस को देख के उनको एक बूढ़े व्यक्ति का उन्हें उपमा देते हैं कि बूढ़ा व्यक्ति जैसे होता है उस प्रकार से वैसे बस है जर्जर सी। तो इस प्रकार से व्यंग्यात्मक हर चीज़ में व्यंग्य है, आपको हर चीज़ में हास्यपद हँसी नज़र आएगी। तो आइए हम अनुभव करेंगे किस प्रकार से हरिशंकर परसाई जी ने बस यात्रा के माध्यम माध्यम से व्यंग्य हमें बताया है। आइए हम पाठ स्टार्ट करते हैं, पाठ को पढ़ते हैं। बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम के 4 बजे की बस से चले और पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है और जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे और हम में से 2 को सुबह पर काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? उन्होंने बोला, नहीं नहीं, बस डाकिन है। बस को ऐसा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, मतलब क्या देखने के लिए उमड़ पड़ी। खूब वायुवृद्ध थी, मतलब वायुवृद्ध मतलब बूढ़े व्यक्ति के जैसे ये बस थी। सदियों के अनुभव के निशान लगे हुए थे, मतलब कि ऐसा लगता कितने सदियों पुरानी बस थी, हर जगह खरोच, हर जगह निशान पड़े हुए थे। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे। वृद्ध अवस्था में इसे कष्ट होगा, मतलब बुढ़ापे में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य है, मतलब बस क्या है, इसको पूजा करने के योग्य है ये, मतलब सफ़र करने के योग्य नहीं, पूजा करने के है ये। तो उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? उन्होंने कहा कि इस पर सवार कैसे हो जा सकता है, इसको खाली पूजा करने लायक है, ना कि इस पर सवार होके कहीं जाने लायक है। तो आगे देखते हैं। इधर से बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? जी हाँ, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, मतलब कि बहुत पुरानी है तो अनुभवी है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। अब जो नई बसें आती हैं उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, ये क्या है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो अनुभव भी बहुत है, तो ये क्या, इसे विश्वास भी ज़्यादा होगा। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। इसने कहा कि जो अपने उसकी सीट पे बैठेंगे तो ऐसा लगेगा हम उसके गोद में बैठे हैं बेटे की तरह। हम बैठ गए और जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे कि जैसे कि अंतिम विदा दे रहे हैं, और जो लोग छोड़ने आए थे वैसे देख रहे थे, बस इतनी जर्जर थी कि लग रहा था कि वो अंतिम विदाई दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, आदमी को कुछ करने के लिए एक नियमित चाहिए। तो इस प्रकार से वो अंदर अंदर सोच रहे थे कि बस को देख के कि आना जाना तो लगा होता, चाहे राजा हो रंक हो। तो इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। सारी बस ही जैसे इंजन, जैसे इंजन जब स्टार्ट होता तो इंजन क्या हिलने लगता है, उसी प्रकार जब बस इंजन स्टार्ट हुआ तो सारी बस हिलने लगी। उसको लगा कि जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हुए हैं, और लगता है कि हम इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। कांच बहुत कम बचे हुए थे, कांच भी बहुत कम बचे हुए थे। जो बचे थे उनमें से बचना था, उनमें से क्या, जो कांच टूटे फूटे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए और इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, उनको लग रहा था सीट के नीचे ही इंजन है। तो आगे देखते हैं। बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा कि
ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। इनका तात्पर्य यह है कि गांधी जी के समय की जवान की बस होगी, मतलब बिल्कुल नई नवेली की तरह एक बस होगी। जिस प्रकार से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, उसी प्रकार से वक्त जो बस भी है वो क्या कर रही है, एक दूसरे का ये सहयोग नहीं कर रही है। मतलब जितने पार्ट है बस के वो एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रही है। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी कि हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, मतलब सीट का बॉडी के साथ असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भाग जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। सारे भेदभाव क्या मिट गए? यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे या सीट हम पर बैठी है। मतलब कि इस प्रकार से बस थी बेचारी, धमाधम चल ही रही थी, मगर लग रहा था कि अब गिरे तब गिरे, बस सीट के नीचे हम बैठे हैं, सीट हम पे ऊपर बैठी है। इस प्रकार से लेखक बता रहे हैं। एकाएक बस रुकी। एकाएक क्या वो बस रुकी? मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रख दिया। पेट्रोल जब टंकी में छेद हो गया, पेट्रोल निकाला और बगल में रख दिया। नली डालकर इंजन में भेदने लगा। अब क्या, नली डाल के इंजन में दोबारा से पेट्रोल डालने लगे। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे। अब उन्होंने कहा कि इंजन छेद हो गया तो इंजन को गोद में मतलब निकालेंगे और अपनी गोद में रख लेंगे बच्चे की तरह। उसे नली से अब क्या करें, उसको नली से क्या करेंगे, पेट्रोल पिलाएंगे। मतलब उसको क्या करेंगे, दूध जैसे पिलाते हैं बच्चों को, उसको क्या करेंगे, पेट्रोल पिलाएंगे इंजन को। जैसे माँ के जैसे बच्चे के मुंह से दूध की शीशी लगती है। बस की रफ्तार अब बस 15-20 मील हो गई। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकती थी। प्रकृति दृश्य बहुत ही लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी भी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। हम निकल जाते तो दूसरा पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता तो लगा रही जाएगी। मतलब कि अब उनको इतना डर था कि अब जो बस चलने लगी रफ्तार में 15 से 20 मील की, अब जब भी मतलब कोई पेड़ उड़ाता तो उसको लगता है टकरा जाएंगे, तो हम बस से टकरा जाएंगे जब भी आता। उसी प्रकार से जब झील आती तो लगता है कि झील में हमारी बस क्या गोता लगाने लग जाएगी। तो इसी प्रकार से आगे देखेंगे। एकाएक फिर बस रुकी। अब एकाएक बस क्या रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास की है जी। यह तो इत्तेफाक की बात है कि क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह सब बड़ी दयनीय लग रही थी। अब क्या मतलब, बस थी रुक गई थी पेड़ के नीचे रुकी हुई थी। तो वो इस प्रकार से उसकी ऐसे मतलब व्याख्या कर रहे हैं कि ऐसे कि मान लो चांदनी में वृक्ष के छाए के नीचे दयनीय लग रही है। जैसे कोई वृद्ध थक कर बैठ जाता है, जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति थक कर बैठ जाता है। हमें ग्लानि हो रही थी, हमें मतलब अंदर से ग्लानि मतलब गलत मतलब अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। वो कह रहे बस पे हम लद के चले आ रहे हैं बेचारी पे। अगर इसका प्राणगत हो गया हो तो इस मतलब कि अगर ये मर और जाए तो मतलब बस को बोल रहे बियाबन में हमें इसकी अतिष्ट करनी पड़ेगी। मतलब कि जैसे तेरवी वेरवी करनी पड़ती है उस प्रकार से इसकी करनी पड़ेगी अतिष्टि। आगे देखते हैं, सॉरी आगे देखते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा और इंजन को खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली और उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्ध की आंखों की ज्योति जाने लगी। अब वृद्ध की आंखों की ज्योति जाने लगी मतलब जो बस की लाइट थी धीरे धीरे कम होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। अब चांदनी में रोशनी जो दिख रही थी, धीरे धीरे बस चल रही थी। आगे पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो अब उम्र ही नहीं रही। मतलब बस आती तो किनारे हो जाती और बाकी वो कहती आप निकल जाओ। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही
पहुँचते ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया और बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। मतलब जो बस चला रहे थे उनको मैंने श्रद्धा भाव से देखा। वह टायर की हालत जानते जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर बस में सफ़र कर रहे थे। वो कहना चाहते थे निगम जो बस है, नगर निगम की बस होती है, वो जानते थे बस की हालत कैसी है और टायर कैसी है, फिर भी वो अपनी जान को हथेली पे लेके चल रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि उसके अंदर जो बस ड्राइवर है और जो कंडक्टर है, जो निगम का बस चलाने वाला है, जो उसका इतना साहसी है, बलिदानी भावना है, उसका सही से उपयोग नहीं हो रहा। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। मतलब इतना साहसी निडर है कि टायर भी, बस भी सब पस्ता हालत में ठीक नहीं करा सकते, मगर ऐसे लेके जाना मंजूर है, मगर ठीक कराना मंजूर नहीं है। क्रांतिकारी आंदोलन होना चाहिए इन्हें। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। उन्होंने कहा कि हम सब मर जाते, अगर बस फिसल जाती तो जो देवता होते क्या कहते, हमारा बाह पसारे हमारा इंतजार करते और कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। उसने कहा एक टायर के लिए प्राण दे दिए। कहते कि ऊपर वाला कहता कि वो इंतजार करता और कहता कि वह एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए। टायर नहीं बदला गया। मतलब कि निगम के ऊपर एक व्यंग्यात्मक एक लेखन लिखा गया हरिशंकर परसाई ने कि किस प्रकार से जो निगम की बसें होती हैं उनकी कितनी खस्ता हालत है, तो ये बताया गया है। दूसरा हिस्सा है टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद हमने छोड़ दी थी। लगता था कि ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को या परलोक कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी और तनाव ख़त्म हो गए। हम बड़े इम्तिनान से घर की तरफ बैठ गए और चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। इसी प्रकार से उनका हंसी मजाक चालू रहा और आगे चले। तो इसी प्रकार से हमारा यहाँ पे लेखन ख़त्म हो गया, जो व्यंग्यात्मक था। जो हमारे हरिशंकर परसाई जी ने बहुत ही सुंदर लेखन लिखा था, व्यंग्यात्मक, जो निगम बोध की बसों पे बहुत सुंदर आप सटीक बैठता है कि किस प्रकार से कितनी ख़राब उसकी हालत होती है। तो यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्य के माध्यम से यहाँ बताया गया है। तो आप सब ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप सब का दिन शुभ रहे। थैंक यू। आप थैंक यू बहुत ज़्यादा आपका धन्यवाद।